हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। इन क्लास 8 आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, भारत का संविधान कैसा है। अब हम लोग देखते हैं इस यहाँ पे कि हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिज़ाइंड और किस तरीके से उसमें डिफरेंट जो क्लॉजेज़ हैं, विभिन्न अनुच्छेद हैं, इन सभी को किस प्रकार से बनाया गया, कौन से प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया जिनके द्वारा इसका हमारे संविधान का निर्माण हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में उसके विषय में पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा उसके पीछे का इतिहास। तो हम शुरुआत करते हैं साउथ अफ्रीका से, एक ऐसा देश जहाँ पे वर्षों तक कोई संविधान नहीं रहा था। 1990s तक के दशक में इट वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। यस फ्रेंड्स, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के जैसा इसको जाना जाता था। साउथ अफ्रीका जो कि अफ्रीका के दक्षिण में स्थित है, मैं उस देश की बात कर रही हूँ। वहाँ पे एक विशेष प्रकार की परिस्थिति थी, जैसे कि अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद, जहाँ रंग के आधार पे, रेस के आधार पे लोगों को सेग्रीगेट किया जाता था, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी। अपार्थाइड का मतलब होता है द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर और रेस, एंड इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की जो सरकार है उसकी नीति में ये शामिल था। वहाँ पे एक सफ़ेद वाइट लोगों की सरकार हुआ करती थी जो कि काले लोगों के ऊपर इस नीति को लागू करती थी। अभी हम बात करेंगे अपार्थाइड की। तो अपार्थाइड में लोगों को उनके स्किन के कलर, उनके जाति के आधार पे, उनकी रेस के आधार पे, यानी किस प्रजाति को, गोरे और काले, इस आधार पे उनको क्लासिफाई और सेपरेट कर रखा जाता था। हर एक ग्रुप के लिए रहने की अलग व्यवस्था थी, यानी गोरे लोग, वाइट्स जो हैं वो वाइट कॉलोनीज़ में रहेंगे, ब्लैक्स जो हैं वो ब्लैक कॉलोनीज़ में रहेंगे। दोनों एक दूसरे के स्थान पे रहने के लिए उनको अलाउड नहीं था, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। देन वहाँ पे गोरे लोगों के लिए अलग स्कूल्स थे, अलग कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटीज़ थे, शॉपिंग सेंटर्स थे, इवन ट्रेन्स में अलग कोचेस हुआ करते थे जो खास करके सफ़ेद लोगों के लिए अलग, यानी वाइट पीपल्स के लिए अलग और ब्लैक पीपल्स के लिए अलग। इवन हॉस्पिटल्स आर ऑल्सो डिफरेंट। वहाँ पे काले लोगों के हॉस्पिटल में वाइट्स नहीं जाते थे और वाइट्स के हॉस्पिटल में ब्लैक पीपल आर नॉट अलाउड एट ऑल। देयर वर रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। then non-whites are not having the voting right. उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं था। मतलब सरकार के किसी भी पॉलिसी में उनका कोई राय नहीं लिया जाता था। They were not considered as the citizens of that country. They were not policy makers. उनके human rights भी denied थे। And this oppressive movement, or what we say, this oppressive system was operating in South Africa till the 20th century. (1910) में the African National Congress, a political party, was formed in South Africa, और इसकी स्थापना की गई थी सो दैट कि साउथ अफ्रीका में एक नॉन रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के रूप में, नॉन रेडिकल मीन्स जो कि इस तरीके की अपार्थाइड की पॉलिसी में बिलीव नहीं करती थी। इस पार्टी ने वहाँ पे 1950 के दशक में इस मूवमेंट को बहुत सघनता से चलाया और नेल्सन मंडेला, जिनका चित्र अभी आपने देखा, उनके नेतृत्व में इन्होंने काम करना शुरू किया। In 1960s, the African National Congress was banned and वहाँ की सरकार ने पूरी कोशिश की कि किस प्रकार से इन लोगों को हम दबा के रख पाएँ। And Nelson Mandela was the important leader of that political party, जिनके नेतृत्व में
वहाँ की इस पार्टी ने लोगों को एपार्थाइड के खिलाफ इकट्ठा करना शुरू। वहाँ की गवर्नमेंट ने इस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को बैन कर दिया। इसके जो प्रमुख नेता नेल्सन मंडेला थे उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको करीब 25 साल तक वो जेल में रहे। इन 1980s कई कंट्रीज़ ने साउथ अफ्रीका का विरोध करना शुरू किया। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने साउथ अफ्रीका पे बैन लगाने, सैंक्शंस लगाने शुरू किए और जब ये इंटरनेशनल दबाव साउथ अफ्रीका पे बढ़ना शुरू हो गया एंड नाउ इट बिकेम एन आइसोलेटेड कंट्री। लोग उससे अलग हटते चले गए, उन्होंने अपने बिजनेस टाइज छोड़ दिए, खेलों से उनका बहिष्कार होना लग गया एंड इन 1990s आते आते वहाँ की सरकार ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की बात को मानना शुरू किया और उनके साथ मिलके वहाँ के एक नए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना उन्होंने शुरू किया। इन अप्रैल 1994 साउथ अफ्रीका में इलेक्शंस करवाए गए नए तरीके से, विदाउट एपार्थाइड, रंग भेद की नीति को छोड़ते हुए, और इस तरीके से अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की विजय होती है और एक ऐसा देश जो कि इतने वर्षों तक एपार्थाइड की नीति पे चलता रहा, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री रहा, वहाँ से एक नए स्वतंत्र डेमोक्रेटिक कंट्री का जन्म होता है। एंड राइट नाउ साउथ अफ्रीका इज़ हैविंग वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनके रेफरेंस में कहा जाता है it is having one of the best written constitution it is having. And in this way, on 26th April 1994, South Africa become a new democracy in this world.